हेलो फ्रेंड्स, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 6 है। तो हम लोग यहाँ पे जो खान सर का जो पीडीएफ है उससे पढ़ते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 को आया था। कब आया था अगस्त ऑफर? 8 अगस्त 1940 को आया था अगस्त ऑफर। एक्चुअली जब ये टाइम उस समय की है जब जो ब्रिटेन था वो हार रहा था जर्मनी के द्वारा। जो ब्रिटेन था जब जर्मनी थे हार रहा था, तो ब्रिटेन सोचता है कि क्यों ना भारतीयों से मदद ली जाए। तो भारतीयों से मदद मांगने आता है। और उस समय मदद मांगने कौन आता है? वायसराय लिनिथो। मदद मांगने कौन आता है? वायसराय लिनिथो आता है भारतीयों से मदद मांगने। और उनको क्या मतलब देता है इससे? जो अगस्त प्रस्ताव है, इसको हिंदी में अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, उसके अनुसार उसने क्या क्या ऑफर्स दिए थे इंडियंस को। देखिए, तो डोमिनियन स्टेटस वर्ड बी कन्फर्ड टू इंडियंस। जो डोमिनियन स्टेटस है वो भारतीयों को प्रदान किया जाएगा, मतलब भारतीयों को दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस आपको पता होगा क्या होता था। डोमिनियन स्टेटस में स्पेशली होता था कि जो हमारे यहाँ के जो राज्य हैं वो खुद पे मतलब अपने स्वयं से स्वयं पर शासन चलाएंगे। डोमिनियन स्टेटस यही कहलाता था। फिर होता था एक्सपेंशन ऑफ वायसराय एक्सिक्यूटिव काउंसिल विद इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस। तो जो वायसराय का कारिनी परिषद होता था, वायसराय का कारिनी परिषद मतलब वायसराय में जो काम करने वाला परिषद होता था, वहाँ पर अधिक से अधिक इंडियंस को शामिल किया जाएगा। क्या? वायसराय का जो कारिनी परिषद होता था वहाँ से अधिक इंडियंस को शामिल किया जाएगा। और क्या था? नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड बी एडॉप्टेड विदाउट कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। अब जो भी फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें हर एक मतलब छोटे बड़े सबको एक सम्मिलित करके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा। यहाँ पर इंडियंस भी अब जो फ्यूचर है कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें भाग लेंगे, उनका भी योगदान रहेगा। ये था कौन सा प्रस्ताव? ये था भाई आपका अगस्त प्रस्ताव था, जो कि 1940 में आया था। 8 अगस्त 1940 किसके द्वारा लाया गया था? लिनीथ वायसराय उस समय कौन था? लिनीथ। और देखिए, तो इसको लेकर किसने क्या क्या बोला था? जैसे कि कांग्रेस ने इसको पहले तो सबको ही भारत से ही हो चुका था रिजेक्ट, कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर दिया था। नेहरू जी ने कहा था डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज डेड एज डोर नेल। नेहरू जी ने कहा कि इसको हम लोगों ने पहले ही मृत घोषित कर दिया है। जब 1923 में सेम चीज़ को जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू मांग कर रहे थे जवाहर रिपोर्ट में, आपको याद होगा। नेहरू रिपोर्ट में यही मांग रहे थे डोमिनियन स्टेटस। तो यही जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं अभी कि हम लोगों ने इसको तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, इसको पहले ही मृत साबित कर दिया है, मृत घोषित कर दिया है। गांधी जी बोलते हैं द डिक्लेरेशन हैड वाइडेन द गल्फ बिटवीन द नेशनलिस्ट एंड द ब्रिटिश रूल। जो गांधी जी हैं वो कहते हैं कि ये जो घोषणा है इससे नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी और ब्रिटिश रूलर के बीच जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और मतलब बढ़ेगा गैप। तो यही था आपका अगस्त प्रस्ताव। हम आगे चलेंगे क्रिप्स प्रस्ताव पर। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव है तो 1942 मार्च में 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव लागू हुआ था। देखिए क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया था। इसने भारतीयों के आगे यह प्रस्ताव रखा कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय उनका साथ देंगे तो युद्ध के बाद एक भारतीय संघ बनाया जाएगा। राज्यों की स्वायत्ता दी जाएगी। वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। एक बार काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी होंगे। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है और जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया होने वाला बैंक शब्द जोड़ दिया है। क्रिप्स प्रस्ताव अंततः असफल हो गया। देखिएगा, जो क्रिप्स प्रस्ताव था ये 30 मार्च 1942 को आया था। और क्रिप्स प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को आया था। इसका क्या क्या कारण था? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों सहयोग प्राप्त करने के लिए आया था, मतलब ये एक लालच था। जब वो लोग ब्रिटेन वाले हार रहे थे तो भारतीयों को लालच देते हैं, और ताकि वो लोग हार रहे थे तो हारे नहीं, इसके लिए लालच दिया जाता है। भारत को बहुत सी लालचें दी जाती है, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया जाता। इसमें क्या क्या बातें कही गई थी कि भारतीय अगर साथ देंगे तो एक भारतीय संघ बनाया जाएगा। राज्यों की स्वतंत्रता दी जाएगी, मतलब खुद से शासन करने के लिए दे दिया जाएगा। वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। परिषद में संख्या बढ़ा दी जाएगी। देखिए सब लाला भारतीय संघ बनाया जाएगा, स्वायत्तता दी जाएगी। वायसराय की परिषद में भारतीय संख्या को बढ़ाया दिया जाएगा। और एक बार काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी होंगे। मतलब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि उन्होंने कितने लालच दिए थे ताकि हमारे जो सैनिक है, भारत के सैनिक हो जाके उनके तरफ से लड़े दूसरे विश्व युद्ध में।
कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे देश के जो उस समय के नेता लोग थे, मतलब कांग्रेस के जो भी थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल, सब समझ गए कि ये खेल है, और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने उसे दिवालिया होने वाला बैंक कहा है। और फाइनली क्रिप्स प्रस्ताव असफल हो गया। इसको मतलब असफल हो गया, ये सफल नहीं हो पाया था कहाँ पर, भारत में। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 30 मार्च 1942। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 30 मार्च 1942। अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर आया था। कहीं ना कहीं ये अगस्त ऑफर का दूसरा रूप था क्रिप्स प्रस्ताव। अगस्त ऑफर में भी करीब करीब सेम यही बातें थी, और ये जो क्रिप्स प्रस्ताव था इसमें भी करीब करीब यही बातें हैं। अगस्त ऑफर कब आया था? देखिए, तो अगस्त ऑफर आया था 8 अगस्त 1940 को आया था अगस्त ऑफर। और क्रिप्स जो मिशन था, क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन कहिए, क्रिप्स प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को आया था। 30 मार्च 1942 और 8 अगस्त 1940 को आया था। चलिए आगे चलते हैं फिर। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आया था। देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इन्होंने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू को दी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज मैं द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूँ। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ होना था, किंतु अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो हावर के तहत सभी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। अतः यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। गुप्त रूप से मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हें महामानव कहा जाता है। उषा मेहता ने रेडियो पर इसका प्रसारण कर दिया। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में गिरफ्तार किया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में गिरफ्तार किया गया, किंतु वे जेल का दीवार फांदकर भाग गए। महात्मा गांधी तथा सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दिया। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी, जिस कारण गांधी जी ने भूख हड़ताल त्याग दिया। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसी आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थियों का एक समूह आगे बढ़ा, जिस पर पटना के जिलाधिकारी आरएस ने गोली चलवा दी। चलिए एक बार इसको पहले देख लेते हैं क्या क्या था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था भाई? 8 अगस्त 1942। और 8 अगस्त 1940 को स्टार्ट किया हुआ था, बोलेगा अगस्त ऑफर कब आया था? अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940, मतलब इसके ठीक 2 साल बाद आया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 और 30 मार्च 1942 को आया था आपका क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 30 मार्च 1942 को। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन क्या कहता है? पहले देखिए क्या था कि असफलता के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इसकी रूपरेखा की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? जवाहरलाल नेहरू को। इसकी रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू को। क्वेश्चन पूछेगा, भारत छोड़ो आंदोलन का रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? मैं द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूँ। पूछ देखिए कब कहे थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने यह बात कही थी। क्या कही थी भाई? तो मैं द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूँ। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे चलते हैं। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से प्रारंभ होना था। कब होना था? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से? मुंबई के ग्वालियर टैंक से। कहाँ से? मुंबई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट होना था। कब स्टार्ट होना था? 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट होना था। क्या स्टार्ट होना था भाई? 8 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट होने वाला था? 8 अगस्त 1942। कहाँ से? मुंबई के ग्वालियर टैंक से। लेकिन अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर, अंग्रेजों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। क्या? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया। अतः यह आंदोलन नेतृत्व विहीन। देखिए, जब रात में नेताओं को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, किसके तहत? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। किसके? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। तो अब तो आंदोलन को कोई नेतृत्व करने वाला रह नहीं गया था, तो गुप्त रूप से मतलब छिपकर मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसलिए और इन्हें महामानव कहा जाता है। देखिए, महामानव किसको कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय को। देखिए कहानी क्या चल रहा था? 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होने जा रहा था। कहाँ पर? मुंबई के ग्वालियर टैंक में। लेकिन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तो भाई कोई तो चाहिए जो उसको नेतृत्व करेगा, कोई नहीं था।
तो गुप्त रूप से किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन को गुप्त रूप से नेतृत्व किया था। इन्हें महामना कहा जाता है, महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय। देखिए फिर उषा रेडियो पर इसका प्रसारण किया था, उषा मेहता ने रेडियो पर इसका प्रसारण किया था उसी टाइम। उषा मेहता जो थी उन्होंने इसका रेडियो पर प्रसारण कर दिया। बोलती हैं कि ऐसा बात नहीं है कि सबको गिरफ्तार कर लिया गया, मोटिवेट करती हैं। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में गिरफ्तार किया गया था। किसको? राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर गिरफ्तार किया गया था? बांकीपुर जेल में। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर, राजेंद्र प्रसाद को कहाँ किया गया था? बांकीपुर, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में गिरफ्तार किया था। लेकिन वो भाग जाते हैं, याद कीजिएगा, वो जेल का दीवार फांद कर भाग जाते हैं। देखिए राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में किया गया था। लेकिन वो जेल के दीवार को मतलब फांद कर भाग जाते हैं। देखिए महात्मा गांधी तथा सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में गिरफ्तार किया गया था। देखिए अगस्त ऑफर कब आया था भाई? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर आया था। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आता है 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव। उसके बाद आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को आता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो किसको कहाँ गिरफ्तार किया गया था? देखिए बांकीपुर में राजेंद्र प्रसाद, और हजारीबाग जेल में, हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण, लेकिन वो भाग गए थे। और आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को, आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी, जिस कारण भूख हड़ताल को त्याग देते हैं। महात्मा गांधी भूख हड़ताल को त्याग देते हैं, और अगर नहीं त्यागते तो भाई वो उनका अंतिम समय आ जाता, मे भी वो नहीं रहते आज, मतलब आज नहीं, मतलब उस टाइम में नहीं, वो 1942 को ही छोड़ देते आज़ाद होने से पहले। आगे चलते हैं। देखिए 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, मैंने नहीं बताया, इंग्लिश में कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स प्रस्ताव को क्रिप्स मिशन अगस्त को अगस्त ऑफर कहा जाता है। महात्मा गांधी ने करो या मरा, डू और डाई का नारा दिया था कब? 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को कौन सा नारा दिए? करो या मरो का नारा दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, याद कीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति किससे कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसी आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थियों का समूह आगे आ रहा था। देखिए मतलब यही आंदोलन के दौरान, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही 11 अगस्त 1942 को जो पटना सचिवालय है वहाँ पर एक विद्यार्थियों का ग्रुप आगे बढ़ा था वहाँ पर झंडा को लहराने के लिए। लेकिन पटना में जिलाधिकारी जो आर्यस ने गोली चलवा दिए थे उनमें, जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए थे। क्या? 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। और इस घटना को ही सचिवालय हत्याकांड कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? सचिवालय हत्याकांड कहा जाता है। इसी आंदोलन के दौरान बलिया में चीतू पांडे ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दिया। नाना पाटिल ने महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना कर दिया। यह सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। किसका सरकार लंबा समय तक चला था? तो महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार जो है बहुत लंबे समय तक चली थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन। इस समय के वायसराय लिनिथगो ने भारतीयों के दमन के लिए हवाई जहाज से गोली चलाने का निर्णय लिया और आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। देखिए क्या होता है कि जब पटना सचिवालय पर कुछ विद्यार्थियों को, कुछ टीम था जो कि बहुत विद्यार्थी थे जो कि आ रहे थे वहाँ पर झंडा को लहराने के लिए, लेकिन उस समय के जो वहाँ पटना का जिलाधिकारी था आर्यस ने उन पर गोली चलवा दिया, जिसमें 7 स्टूडेंट्स उनकी मृत्यु हो गई थी, 7 स्टूडेंट को मृत्यु हो गई थी। और इसी घटना को सचिवालय हत्याकांड कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? सचिवालय हत्याकांड। इस घटना को क्या कहते हैं? सचिवालय हत्याकांड कहते हैं। इसी आंदोलन के दौरान बलिया में चीटू पांडे ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। देखिए बलिया में चीटू पांडे, बलिया में कौन किया था? चीटू पांडे, याद कीजिएगा, बलिया में चीटू पांडे ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दिया था। किस आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था भाई? तो 8 अगस्त
1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। बलिया में जीतू पांडे ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दिया था। नाना पाटिल ने महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना कर दिया था। नाना पाटिल ने महाराष्ट्र के सतारा में कोशिश कर समानांतर सरकार की स्थापना कर दिया था और यह सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। किसकी सरकार भाई? तो नाना पाटिल की सरकार। नाना पाटिल का सरकार कौन था, याद कीजिएगा, कौन था नाना पाटिल का सरकार? तो समानांतर सरकार नाना पाटिल का सरकार था। नाना पाटिल का समानांतर सरकार, नाना पाटिल का कौन सरकार था? समानांतर। नाना पाटिल कहाँ के थे भाई? तो महाराष्ट्र के सतारा के, महाराष्ट्र के सतारा के। और यह सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस समय के वायसराय लिनिथिगो ने भारतीयों के दमन के लिए हवाई जहाज से गोली चलाने का निर्णय लिया। यह आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो गया था। देखिए 1940 में भी भारत का वायसराय जो था वो था लिनिथिगो और 1942 में भी लिनिथिगो ही भारत का वायसराय था। ये भी याद कीजिएगा। मतलब अगस्त ऑफर जब आया था उस समय भी भारत का वायसराय लिनिथिगो ही था। अगस्त ऑफर भाई कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर आया था। उसके बाद 30 मार्च 1942 को आता है क्रिप्स मिशन और फिर आता है आपका द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। कब आता है? 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आता है। चलिए आपको एक बार मैं शॉर्ट रिवाइज करवा दे रहा हूँ। 8 अगस्त 1942 को आया था। इसमें मेन पॉइंट देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को इसकी रूपरेखा की जिम्मेदारी दी गई थी तैयार करने के लिए। बोले थे मैं द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूँ। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट होना था, लेकिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और नेतृत्व विहीन हो जाता है। इसलिए मदन मोहन मालवीय गुप्त रूप से इस आंदोलन को नेतृत्व करते ही इन्हें महामाना कहा जाता है। उषा मेहता ने रेडियो पर इसका प्रसारण किया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में गिरफ्तार किया गया। हजारीबाग में किसको गिरफ्तार किया गया था भाई? जयप्रकाश नारायण। हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण। लेकिन वो जेल के दीवार को फांद कर भाग जाते हैं। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में गिरफ्तार किया गया था और महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी मतलब मृत्यु की तैयारी, संस्कार की तैयारी कर ली थी, जिसके कारण महात्मा गांधी त्याग देते हैं अपना भूख हड़ताल। फाइनली 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और भारत छोड़ो जो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन को और अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसी आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को, कब? 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थियों का समूह आगे बढ़ता है, जिस पर पटना के जो अधिकारी होता है, जिला अधिकारी RS गोली चलवा देता है और 7 विद्यार्थी शहीद हो जाते हैं। कितना? 7 विद्यार्थी इसमें शहीद हो जाते हैं। और इसी घटना को क्या कहते हैं? पटना सचिवालय हत्याकांड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सचिवालय हत्याकांड। इस घटना को आते हैं सचिवालय हत्याकांड। और इसी आंदोलन के दौरान बलिया में याद कीजिएगा, चीटू पांडे। बलिया में चीटू पांडे। और महाराष्ट्र में किसने? महाराष्ट्र में समानांतर सरकार की स्थापना किसने किया था? नाना पाटिल। महाराष्ट्र में नाना पाटिल और बलिया में चीटू पांडे। बलिया में चीटू पांडे और महाराष्ट्र में नाना पाटिल। बलिया में चीटू पांडे, महाराष्ट्र में नाना पाटिल ने समानांतर सरकार की स्थापना कर दिया था। यह सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। कौन सा समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी? इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस समय के वायसराय लिनिथिगो ने भारतीयों के दमन के लिए हवाई जहाज से गोली चलाने का निर्णय लिया। यह आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आता है वेबल योजना। ये वेबल योजना 1945 में आया था, याद कीजिएगा। कब? 1945 में। देखिए लिनिथिगो के बाद भारत के वायसराय वेबल बने। इन्होंने भारत के सभी राजनीतिक दलों में आपसी समन्वय बनाने के लिए तथा भारत की स्थिति सामान्य बनाने के लिए 14 जून 1945 को एक योजना बनाई। इस योजना को वेबल योजना कहते हैं। वेबल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे शिमला सम्मेलन कहते हैं। देखिए वेबल योजना था क्या? एक्चुअली बस ज़्यादा कुछ नहीं था। ये वेबल के द्वारा एक प्लान था, वेबल के द्वारा एक बनाया गया प्लान था, जिसके तहत भारत के जो राजनीतिक दल थे उसमें आपसी समन्वय मतलब शांति बनाने के एक तरह से कहिए तो 14 जून 1945 को एक वही योजना बनाई जाती है जिसे वेबल योजना कहते हैं। भारत के जो सभी राजनीतिक दलों थे उनके में आपसी समन्वय बनाने के लिए और भारत की स्थिति सामान्य बनाने के लिए 14 जून मतलब आज़ादी से करीब 2 साल पहले 14 जून 1945 को एक योजना बनाया जाता है, जिसे हम वेबल योजना कहते हैं। वेबल योजना को विचार विमर्श करने के लिए शिमला में सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसे कि हम लोग शिमला सम्मेलन कहते हैं।
तो वेबल योजना कब हुआ था? 14 जून 1945 को। कब? ज़्यादा याद नहीं करना है, 14 जून 1945 को। वेबल किसके बाद आया था भारत? लिनिथुओ के बाद। या ऐसा मतलब यहाँ से और याद कर लीजिएगा कि लिनिथुओ के बाद कौन सा भारत में वायसराय बना था? तो वेबल। लिनिथुओ के बाद कौन भारत में वायसराय बना था? वेबल। वेबल कब? वेबल। देखिए 14 जून 1945 को वेबल योजना हुआ था। कब? 14 जून 1945 को। भारतीय ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर था? शिमला। भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला। भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है भाई? शिमला। चलिए आगे चलते हैं, शिमला सम्मेलन पढ़ते हैं। देखिए शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना तथा कांग्रेस की ओर से अबुल कलाम आज़ाद ने भाग लिया। इसमें वेबल योजना के प्रावधानों को बताया गया, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित है। देखिए ये जो शिमला सम्मेलन था 25 जून 1945 को हुआ था, और जो वेबल योजना था वो 14 जून 1945 को हुआ था। मतलब 14 जून हुआ था वेबल योजना, और उसके करीब 11 दिन बाद मतलब 25 जून 1945 को हुआ आपका शिमला सम्मेलन। इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो भी राजनीतिक दल थे उसमें 22 सभी दलों के 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। शिमला सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 22। कितना? 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग की तरफ से कौन आया था? जिन्ना। और कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आज़ाद। याद कीजिएगा, ये मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना। जिन्ना किसकी तरफ से आया था भाई? दो मुस्लिम लीग का था ही। और कांग्रेस की तरफ से कौन गया था? अबुल कलाम आज़ाद ने भाग लिया था। किसने? अबुल कलाम आज़ाद। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945। वेबल योजना 14 जून 1945, 14 जून 1945। इसमें शिमला सम्मेलन में क्या होता है? इसमें वेबल योजनाओं के प्रावधानों को बताया गया, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित है। मतलब इसके बारे में बताया गया था, वेबल योजना क्या था, उसी के मुख्य बातों के बारे में बताया गया था। चलिए देखते हैं। वायसराय के 14 सदस्यीय परिषद में वायसराय तथा सेनापति का पद ब्रिटेन के पास रहेगा। क्या? वायसराय के 14 सदस्यीय परिषद में वायसराय तथा सेनापति का पद ब्रिटेन के पास रहेगा, और 12 पद पर भारतीय रहेंगे। मतलब जो 14 पद था वायसराय के जो परिषद था उसमें 14 पद होता था, जिसमें बोला था कि 2 अंग्रेज का रहेगा और जो 12 रहेगा वो भारतीयों का होगा। 2 अंग्रेज का रहेगा और 12 किसका होगा? भारतीयों का होगा। परिषद में 12 परिषद में भारतीय 12 सदस्यों में 6 मुस्लिम तथा 6 हिंदू सदस्य रहेंगे, अर्थात हिंदू तथा मुस्लिम की संख्या सामान्य रहेगी। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय खुद का संविधान बनाएंगे। देखिए क्या हुआ था कि 14 सदस्य था, तो इसमें 2 तो पहले दे दिया गया था कि ब्रिटिश रहेगा सब, और इसमें 6 मुस्लिम रहेगा सब, और 6 हमारा मतलब भारतीय रहेंगे। 6 मुस्लिम्स रहेगा सब और 6 भारतीय रहेंगे। 6 मुस्लिम रहेगा और 6 हिंदू रहेंगे, और मतलब 2 ब्रिटिश रहेगा। देखिए वायसराय के 14 सदस्यीय परिषद में वायसराय तथा सेनापति का पद ब्रिटेन के पास रहेगा। इसमें 2 में से एक वायसराय कोई बनेगा, एक बनेगा सेनापति। एक वायसराय, एक सेनापति। ये 6 भारत के रहेंगे, 6 मतलब हिंदू रहेंगे, 6 कौन रहेगा? मुस्लिम। 6 हिंदू और 6 मुस्लिम। और क्या किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत जो है अपना खुद का संविधान बनाएगी। किसमें बोला गया था भाई? ये सब शिमला सम्मेलन में। और ये बातें किसकी हैं? तो ये वेबल योजना की बातें के प्रस्तुत किया जा रहा है शिमला सम्मेलन में। शिमला सम्मेलन कब हुआ था आपका? तो आपका शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को, और वेबल योजना कब हुआ था? आपका 14 जून 1945 को। चलिए तो एक बार आपका देखिए, अब फिर लेकिन इसमें विवाद हो जाता है। जो वेबल योजना था, मतलब जो शिमला सम्मेलन हुआ था, इसमें जो वेबल योजना की बातों को कहा गया था, वो मतलब इससे विवाद के कारण हो जाता है, मतलब वो सफल नहीं हो पाता है। कारण क्या होता है इसका? देखिए मुस्लिम लीग का कहना था कि 6 मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम लीग से ही किया जाए, जिस पर कांग्रेस सहमत नहीं थी, जिस कारण 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड वेबल ने यह घोषणा कर दिया कि शिमला सम्मेलन विफल हो गया। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। देखिए मुस्लिम लीग का कहना था कि जो 6 मुस्लिम सदस्य हैं, 6 मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम लीग से ही किया जाएगा, जिस पर कांग्रेस सहमत नहीं था। मतलब जो मुस्लिम लीग था उसी में से 6 मुस्लिम सदस्य को चुना जाएगा, तो इस पर कांग्रेस सहमत नहीं थी। और यही कारण 14 जुलाई को
1945 को वेबल के द्वारा यह घोषणा कर दिया गया कि शिमला सम्मेलन समाप्त हो गया है। शिमला सम्मेलन के विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। याद कीजिएगा, इसके विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। विवाद का कारण आपको पता चला, मुस्लिम कह रहा था कि जो हमारा मुस्लिम सदस्य होगा बस मुस्लिम लीग से ही 6 के 6 होने चाहिए, और ये कांग्रेस को मंजूर नहीं था। कांग्रेस को मंजूर नहीं था, इसीलिए ये समाप्त हो गया था आपका शिमला सम्मेलन। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए, आपको वेबल योजना तो पता है, नेहरू के बाद भारत में वायसराय वेबल बना था, और भारत में आपसी समन्वय बनाने के लिए, राजनीतिक दलों को आपसी समन्वय बनाने के लिए 14 जून को यह आया था, और इसी को वेबल योजना कहते हैं। इसी के लेकर शिमला सम्मेलन में यही बातें प्रस्तुत की गई थी। 22 प्रतिनिधि थे, और वायसराय के जो 14 सदस्यीय परिषद में, देखिए यहाँ पर घबराइएगा नहीं, ये 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 22 लोग आए थे। और ये चीज़ दूसरा है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पर जो उसका जो प्रस्ताव था किया था कि 14 सदस्यीय परिषद में जो 14 परिषद है उसमें जो 2 होगा, और जो 2 होगा वो किसका होगा भाई, तो 2 होगा अंग्रेज़ों का, 6 हिंदू और 6 मुस्लिम का। चलिए, मैं भी आपको याद हो गया होगा। विवाद का कारण पता है आपको, मुस्लिम लीग का कहना था कि मुस्लिम जो सदस्य बनेंगे सिर्फ मुस्लिम लीग से ही होंगे, यही इसलिए एक असफल हो गया था आपका शिमला सम्मेलन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब आता है आपका नौसेना विद्रोह। क्या आता है, नौसेना विद्रोह। देखिए, आईएनएस तलवार के सैनिकों ने 19 फरवरी 1946 को भेदभाव के कारण विद्रोह कर दिया। देखते ही देखते विद्रोहियों की संख्या 5000 हो गई। इन सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज का विल्ला मतलब लोगो लगाया तथा आज़ाद हिंद फौज का झंडा लहराया, जिस पर दहाड़ता हुआ शेर बना था। अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि पूरी जहाज को ही डुबा दिया जाए। सरदार पटेल के मध्यस्थता में 25 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी को ही नौसेना विद्रोह कहते हैं। देखिए, तो नौसेना का क्या नाम था, आईएनएस तलवार। तो आईएनएस तलवार के जो सैनिक थे उन्होंने ही भेदभाव के कारण विद्रोह कर दिया था। कब विद्रोह किया था भाई, 19 फरवरी 1946 को। कब विद्रोह किया था, याद कीजिएगा, 19 फरवरी 1946 को। 1946 भी चलेगा, लेकिन डेट याद कर लीजिए। 19 फरवरी 1946 को विद्रोह किया था, और इसके करीब 6 दिन बाद आत्मसमर्पण कर दिए थे। किसके मध्यस्थता में, तो सरदार पटेल के मध्यस्थता में 25 फरवरी 1946 को इन्होंने 25 फरवरी को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था विद्रोहियों ने। आत्मसमर्पण कर दिया था विद्रोहियों ने कब, 25 फरवरी। और कब स्टार्ट हुआ था विद्रोह, 19 फरवरी 1946 को, भेदभाव के कारण। याद हो गया। और कौन, नौसेना का नाम क्या था, आईएनएस तलवार। नौसेना का नाम क्या था, आईएनएस तलवार। नौसेना का नाम आईएनएस तलवार था। विद्रोहियों की संख्या करीब से 5000 से भी अधिक हो चुकी थी। बढ़ते बढ़ते इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का लोगो लगाया था, और उन आज़ाद हिंद फौज का झंडा लहराया था, और इसी कारण इनका जो था अंग्रेज़ों का निर्णय कि उनको डुबा दिया जाए। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मध्यस्थता में 25 फरवरी को इन्होंने आत्मसमर्पण कर देते हैं। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को हुआ था, और 25 फरवरी को इन्होंने विद्रोह को समाप्त कर दिया था, मतलब आत्मसमर्पण कर दिया था। चलिए आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946। इंग्लैंड ने लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किया कि 1948 तक ब्रिटिश हिंदुस्तान को छोड़ देंगे। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एटली ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, जिसमें 3 मंत्री थे। देखिए, कैबिनेट मिशन क्या होता है, तो 1946 मतलब मार्च 1946 में इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री उसमें क्लीमेंट एटली बने थे। उन्होंने कहा कि हम लोग 1948 तक हिंदुस्तान को छोड़ देंगे, और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो एटली साहब थे उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजते हैं, उससे ही कैबिनेट मिशन कहते हैं। देखिए, कैबिनेट मंत्री कौन कौन थे उस टाइम के, तो इसका फार्मूला है नाम क्या क्या है, क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। क्या क्या नाम है, क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। याद कीजिएगा, क्या क्या है, क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। कैबिनेट मिशन कभी स्टार्ट हुआ था, मार्च 1946 को। कब, मार्च 1946 को। याद कीजिएगा। नौसेना विद्रोह, नौसेना का नाम क्या था, आईएनएस तलवार। नौसेना का नाम क्या था, आईएनएस तलवार। नौसेना का नाम क्या था, आईएनएस तलवार। नौसेना विद्रोह कब हुआ था भाई, 19 फरवरी। कब,
19 फरवरी 1946 को। कब? 19 फरवरी 1946 को। किसकी मध्यस्थता में सभी विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के मध्यस्थता में। कब किया था भाई? तो 25 फरवरी 1946 को। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉरेंस थे। कौन था अध्यक्ष? देखिए 3 तो आया था, कौन कौन था याद कीजिएगा। क्रिप्स, एस एलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस, तीनों आया था। और इसका जो अध्यक्ष थे कौन थे? लॉरेंस। कैबिनेट मिशन 2 प्रावधान किए, संविधान सभा, अंतरिम सरकार। कैबिनेट मिशन कौन कौन सा प्रावधान करता है भाई? तो संविधान सभा और अंतरिम सरकार। संविधान सभा और अंतरिम सरकार। संविधान सभा जिसमें कुल 389 सदस्य थे। अंतरिम सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट को कहा जाता है। अंतिम सरकार मतलब सरकार से एक पहले की सरकार, जैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है आपका, मतलब रियल नहीं रहेगा, प्रोविजनल रहेगा, नकली रहेगा, वो आपको टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। आप उस पर आप ट्राई कर लीजिए। देखिए संविधान सभा उसमें कितने सदस्य? 389। देखिए पढ़ लेते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है? अंतरिम सरकार के अध्यक्ष अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जो कैबिनेट मिशन था उसने पृथक पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे थे। जो पृथक प्रस्थान का जो प्रस्ताव था, मेरे पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, कैबिनेट मिशन इसको क्या कर देता है? अस्वीकार कर देता है, जिस कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं और भारत में बहुत सारे धर्म से रिलेटेड दंगे होने लगते हैं। देखिए और फिर से पढ़ लेते हैं। कैबिनेट मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 1946 मार्च में। इसके उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन कौन आया था? क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। इसके कैबिनेट मिशन के 2 प्रधान, संविधान सभा 389 सदस्य, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे थे। फिर आता है आपका माउंटबेटन योजना। कौन? माउंटबेटन योजना। देखिए क्या था? माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। उन्हें यह विशेष हिदायत दिया गया कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखा जाए। माउंटबेटन ने भारत को संयुक्त रखने का प्रयास किया, किंतु सांप्रदायिक तनाव के कारण बाल्कन प्लान के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया था। 4 जुलाई 1947 को भारत के स्वतंत्रता का विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता मिली। तो ये क्या होता है? माउंटबेटन योजना। फिर माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेज दिया गया था। माउंटबेटन को भेजा जाता है भारत, और उन्हें यह विशेष हिदायत दिया जाता है कि जितना हो सके भारत को मतलब बना कर रखा जाए, समेट कर रखा जाए, उसको बिखेरने नहीं दिया जाए। क्योंकि गांधी जी का मानना था, गांधी जी देश को एक देश को बना कर रखना चाहते थे, और इसीलिए मतलब जो माउंटबेटन योजना आया था यही चीज़ को लेकर आया था। तो माउंटबेटन ने भारत को संयुक्त रखने का प्रयास बहुत ज़्यादा किया था, किंतु सांप्रदायिक तनाव के कारण, मतलब धार्मिक लड़ाइयों के कारण, बाल्कन प्लान के तहत, कौन से प्लान याद कीजिएगा, एक पूछ देगा आपका, बाल्कन प्लान के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया था। किस प्लान के तहत भारत का विभाजन किया था? बाल्कन तहत। कौन? बाल्कन प्लान के तहत किसने विभाजन किया था? तो माउंटबेटन। किसने? माउंटबेटन। देखिए क्या होता है, 4 जुलाई 1947 को भारत के स्वतंत्रता का विधेयक, भारत का स्वतंत्रता का बिल पास होता है। बिल कब पास होता है? बिल 4 जुलाई को बिल पास होता है ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। भारत का जो स्वतंत्रता का बिल था वो पास होता है कब? 4 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई को पारित हो जाता है। 4 जुलाई को पास होता है, मतलब यहाँ से जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उसको शो किया जाता है। 18 जुलाई को ये पास हो जाता है, और 14 अगस्त को फाइनली पाकिस्तान आज़ाद होता है, और 15 अगस्त का भारत को स्वतंत्रता मिलती है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिलती है, याद कीजिएगा। 4 जुलाई 1947 को विधेयक मतलब बिल पास होता है आपका। 18 जुलाई को पारित हो जाता है, 4 जुलाई को प्रस्तुत किया जाता है, 18 को मतलब पास हो जाता है, निकल जाता है, पारित हो जाता है, और 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है, और 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिलती है। तो यही था आपका माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना हो गया आपका। फिर आता है आप अंतरिम सरकार को पढ़ लेते हैं। देखिए
इसका निर्माण क्लीमेंट एटली ने 2 सितंबर 1946 में किया था। उस समय वायसराय लॉर्ड वेबल थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड वेबल थे तथा उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार, इसका निर्माण क्लीमेंट एटली ने 2 सितंबर 1946 में किया था। उस समय वायसराय लॉर्ड वेबल थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड वेबल थे तथा उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार प्रोविजनल सरकार होता है जिसमें लोगों को सिखाया जाता है आप कैसे आप देश को चलाइएगा, अपने देश को चलाएगा। एक्चुअली अंतरिम सरकार यही था। कब इसका गठन किया गया था? किसने किया था भाई? तो क्लीमेंट एटली ने। किसने? क्लीमेंट एटली ने। कब किया था? 2 सितंबर 1946 को। कब? 2 सितंबर 1946 को। उस समय वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल को अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनाया गया था और उपाध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अंतरिम सरकार के मंत्रियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद। अभी बस याद कीजिएगा 3 ठो। कौन कौन? प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये तो ऐसे भी आपको याद होगा। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? कृषि मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए वित्त मंत्री याद कीजिएगा, लियाकत अली। वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली। वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली। वित्त मंत्री कौन था भाई उस समय का? लियाकत अली। वित्त मंत्री लियाकत अली। और आपका जो शिक्षा मंत्री याद कीजिएगा, राजगोपालाचारी। शिक्षा मंत्री, ये सब किसके सरकार के थे? अंतरिम सरकार के सब। अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री आपके हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के कृषि मंत्री हो जाएंगे आपके राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री हो जाएंगे आपके लियाकत अली। अंतरिम सरकार के गृह मंत्री कौन हो जाएगा आपका? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम सरकार के कृषि एवं खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री आपके लियाकत अली। वित्त मंत्री लियाकत अली। अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी। शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 1951-1952 के चुनाव के फलस्वरूप बनने वाली पहली सरकार में विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे। जो 1951 और 1952 के चुनाव हुआ था, उस समय जो पहली सरकार बनी थी, 1951-52 के चुनाव के फलस्वरूप बनने वाली पहली सरकार में जो विदेश मंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। याद कीजिएगा, अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। कब के? 1951-52 के चुनाव के बाद बनने वाली सरकार में। अच्छा ना, 1951-52 के चुनाव के बाद बनने वाली सरकार में जो विदेश मंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू बने थे विदेश मंत्री। और शिक्षा मंत्री कौन बना था? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बने थे। तो प्रेस अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय प्रेस का क्या इतिहास रहा था। देखिए भारत में प्रेस का प्रारंभ 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा से किया। 1780 में जेम्स हिक्की ने भारत का पहला अखबार बंगाल गजट प्रकाशित किया था। चार्ल्स मैडगॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। कब हुआ था? देखिए सबसे पहले कहाँ पर हुआ था प्रेस का आरंभ? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। कब किया था? 1556 में। कब किया था? 1556 में। किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। कहाँ पर किया था? गोवा में किया था। पुर्तगालियों ने गोवा में किया था 1556 ईस्वी में। क्या? प्रेस का प्रारंभ सबसे पहले। और भारत का सबसे पहला अखबार कौन था? बंगाल गजट। भारत का पहला अखबार कौन था भाई? बंगाल गजट। कौन था पहला अखबार? बंगाल गजट। किसके द्वारा लिखा गया था पहला अखबार? तो जेम्स हिक्की। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा भारत का पहला अखबार बंगाल गजट प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? कब प्रकाशित किया गया था? 1780 में। देखिए एक बार फिर से, भारत में प्रेस का प्रारंभ 1556 में किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। कहाँ पर किया था? गोवा में किया था। हो गया। और पहला भारत का जो अखबार था वो कौन था? बंगाल गजट। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा। अब आगे चलते हैं। देखिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है?
भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ। किसको? चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको? चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 1878 में लॉर्ड लीटन होगा, यहाँ पर रिटन नहीं होगा, लॉर्ड लीटन होगा, लीटन। लॉर्ड लीटन ने भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला अधिनियम वर्नाकुलर एक्ट लाया। यह भारतीय भाषाओं में छापे जाने वाले अखबारों पर लागू होता था। इसके तहत अखबार छापने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी होती थी। इस अधिनियम के द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका सोम प्रकाश को प्रतिबंधित कर दिया गया था। वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने अपनी अमृत बाजार पत्रिका को बंगाली से अंग्रेजी में कर दिया। पाइनर अखबार ने वर्नाकुलर एक्ट का समर्थन किया क्योंकि पहले से ही यह अंग्रेजी में छापा जाता था। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट का समाप्त कर दिया था। देखिए क्या होता है, देखिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता तो हो गया चार्ल्स मेडकॉफ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। देखिए क्या होता है कि जो लॉर्ड लीटन है, जो लॉर्ड लीटन होता है वो वर्नाकुलर एक्ट लेकर आता है 1878 में। कौन लेकर आता है? लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन वर्नाकुलर एक्ट लेकर आता है 1878 में। वर्नाकुलर एक्ट था क्या कि अब जो भी अखबार छपेगी वो मात्र इंग्लिश में ही छपेगी, हिंदी में नहीं छपनी चाहिए। और अब अखबारों को छापने से पहले हमें ब्रिटिश की परमिशन लेनी पड़ती थी। वर्नाकुलर एक्ट के तहत कौन लाया था? 1878 में आया था। किसने लाया था? लॉर्ड लीटन। किसने? लॉर्ड लीटन। इसको हटाया कौन? लॉर्ड रिपन। हटाया कौन था? लॉर्ड रिपन इसको हटा दिया था। देखिए इस अधिनियम के तहत ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका थी जिसका नाम था सोम प्रकाश, वो हिंदी में छपती थी, जिसको कि प्रतिबंधित कर दिया गया, मतलब इसको ख़त्म कर दिया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मतलब इंग्लिश में नहीं कोई दूसरा भाषा में रहती थी, जिसको कि प्रतिबंधित कर दिया गया। और दोस्त थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। इनका पत्रिका का नाम क्या था? अमृत बाजार। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष की पत्रिका का क्या नाम था? अमृत बाजार पत्रिका। पत्रिका का नाम अमृत बाजार पत्रिका। उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लिया। उनका जो बंगाली में था तो बंगाली से उन्होंने इंग्लिश में करवा दिया। साथ में जो वर्नाकुलर एक्ट का समर्थन करने वाला कौन था भाई? पाइनर अखबार। बिकॉज पाइनर अखबार था क्योंकि वो पहले से ही अंग्रेजी में छपता था। पाइनर अखबार पहले से अंग्रेजी में छपता था। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया था। कब स्टार्ट हुआ था? 1878 में स्टार्ट हुआ था वर्नाकुलर एक्ट। कौन? लीटन स्टार्ट किया था। लीटन ख़त्म कौन किया? रिपन ख़त्म करता है इसको। वर्नाक्यूलर एक्ट को रिपन ख़त्म करता है। एक बार रिवीजन कर रहे थे अभी तक जितना पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े थे हम लोग अगस्त प्रस्ताव। क्या? अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। इसको लाने वाला कौन था? लेनिन को। और इसका भारत में जमकर विरोध किया गया था। चलिए फिर आता है आपका क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। अब इसमें क्या हुआ था कि भारतीयों के आगे क्या कौन सा प्रस्ताव रखा गया था कि अगर भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में, दूसरा विश्व युद्ध में अगर उनका साथ देंगे तो एक संघ बनाया जाएगा, साथ में राज्यों की स्वायत्ता दी जाएगी। और क्या कहा गया था? देखिए वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी होंगे साथ साथ में। और देखिए तो इसको भी कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। साथ में गांधी जी ने इसको क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया होने वाला बैंक कहा था। दिवालिया होने वाला बैंक कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और क्रिप्स प्रस्ताव भी लास्ट में ख़त्म हो जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव भी ख़त्म हो जाता है, मतलब असफल रहता है। कब स्टार्ट हुआ था क्रिप्स प्रस्ताव? तो याद कीजिएगा 1942 मार्च में। कब? मार्च 1942। कब? मार्च 1942। उसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है ये आंदोलन को। और इसकी रूपरेखा जिम्मेदार करने की तैयारी जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू फिर क्या बोलते हैं कि मैं द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूँ। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से आरंभ होना था, लेकिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सभी नेताओं को, और ये नेतृत्व विहीन हो जाता है। तो यहाँ पर आते हैं मदन मोहन मालवीय। इन्हीं को महामाना कहा जाता है। उषा मेहता ने रेडियो पर इसका प्रसारण किया था। साथ साथ में बहुत बहुत नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जैसे कि यहाँ पर हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण को, बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। और आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी तथा सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार किया गया था आगा खां पैलेस में।
और महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था, लेकिन उसको भूख हड़ताल को उन्होंने त्याग देते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनको छोड़ दिया था, मतलब मरने के लिए छोड़ देता अगर नहीं वो त्यागते भूख हड़ताल को। तो फिर आता है, देखिए 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। कब? 9 अगस्त 1942 को। साथ साथ में इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसी आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थी का समूह आगे बढ़ता है, और इस पर पटना के जिलाधिकारी आर.एस. गोली चलवा देता है, जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो जाते हैं, और इसी को सचिवालय हत्याकांड कहते हैं। पटना सचिवालय हत्याकांड, इसको क्या कहते हैं? सचिवालय हत्याकांड कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसी आंदोलन के दौरान बलिया में कौन? चित्तू पांडे स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। महाराष्ट्र में सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था नाना पाटिल द्वारा। देखिए बलिया में चित्तू पांडे, महाराष्ट्र में सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था नाना पाटिल द्वारा। किसके द्वारा? देखिए नाना पाटिल द्वारा। साथ साथ में यह सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस समय के वायसराय कौन था? लिनिथ को। वायसराय कौन था? लिनिथ को याद कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फिर वेबल योजना था। लिनिथुओ के बाद भारत के वायसराय कौन बनता है? वेबल। लिनिथुओ के बाद वेबल बनता है। तो भारतीय में आपस समन्वय बनाने के लिए 14 जून 1945 को ये योजना लाता है, उसी को वेबल योजना कहा जाता है, और ये शिमला में होने वाला था। उसके बाद आता है शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? 22 प्रतिनिधियों, विभिन्न दल के 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना और कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आज़ाद। वेबल, इसमें क्या वेबल के जो भी प्रावधान थे, प्रावधानों को बताया गया था। देखिए क्या गया था? 14 सदस्यीय परिषद में से जो 14 सदस्यीय जो परिषद होता है उसमें 12 जो रहेंगे वो भारत से रहेंगे, और जो 2 रहेंगे वो विदेशी रहेंगे, और इसमें 12 में भी 6 हिंदू, 6 मुस्लिम और 2 विदेशी रहेंगे, मतलब ब्रिटेन वाला रहेंगे सब। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए और क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत खुद का संविधान बनाएगी, ये था। और मैंने आपको जो बता दिया। विवाद का कारण था क्या? कि मुस्लिम लीग कह रहा था कि जो 6 मुस्लिम के सदस्य का चुनाव होगा वो मुस्लिम लीग से ही किया जाएगा, जिस पर कांग्रेस सहमत नहीं था। इसीलिए 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड वेबल ने घोषणा किया कि शिमला सम्मेलन विफल हो गया। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को, याद कीजिएगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। कब? 16 अगस्त प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नौसेना विद्रोह था। आईएनएस तलवार, नौसेना का नाम आईएनएस तलवार। 19 फरवरी 1946 को भेदभाव के कारण विद्रोह किया। संख्या 5000 तक बढ़ गई। आज़ाद हिंद फौज का लोगो लगाए थे और आज़ाद हिंद फौज का झंडा लहराया था। सरदार वल्लभ भाई की मध्यस्थता में 25 फरवरी को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी को सेना विद्रोह कहते हैं। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 को। कब पकड़ा गए थे उन लोग? 25 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिए थे। किसकी मध्यस्थता में? सरदार पटेल की मध्यस्थता में। इसी को नौसेना विद्रोह कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कैबिनेट मिशन 1946 इंग्लैंड के, उसमें प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। घोषणा करते हैं कि भारत ब्रिटिश जो है 1948 के बाद भारत को छोड़ देंगे, और इसको बढ़ाने के लिए एटली वहाँ से मतलब ब्रिटेन से भेजते हैं कैबिनेट मंत्रियों को। और उसमें 3 थे जिसका नाम था पैट्रिक हैकाल, क्रिप्स अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस, और जो लॉरेंस थे इसके मेन अध्यक्ष थे। लॉरेंस इसके मेन अध्यक्ष थे, याद कीजिएगा, लॉरेंस अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के 2 प्रधान थे, एक संविधान सभा, एक अंतरिम सरकार। संविधान सभा में 379 सदस्य। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान को प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, जिस कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन था भाई? जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन ने जो पृथक मतलब अलग पाकिस्तान को बांटने का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, और इसी कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे। ये करवाने वाला कौन था भाई? जो मोहम्मद अली जिन्ना। चलो आगे चलते हैं। माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया था। अब लास्ट ये सबसे अंतिम टाइम आया था, और इसे यही भारत का विभाजन करता है। विशेष हिदायत दिया गया था कि भारत को जितना हो सके संयुक्त रखा जाए। माउंट बेटन ने संयुक्त रखने का प्रयास किया। हिंदू सांप्रदायिक तनाव के कारण बाल्कन प्लान के तहत, किस प्लान के तहत भारत का विभाजन किया था? बाल्कन प्लान के तहत। देखिए 4 जुलाई 1947 को विधेयक पास हुआ था, मतलब बिल दिखाया गया था, प्रस्तुत किया गया था, और 18 जुलाई को बिल पास हुआ था। 4 जुलाई को प्रस्तुत किया गया था और 18 जुलाई को बिल पास हो गया, और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, और 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता मिलती है। भारत को स्वतंत्रता मिलती है। देखिए अंतरिम सरकार आता है, इसका कौन किया था निर्माण? क्लीमेंट एटली ने 1946 में किया था, याद कीजिएगा। उस समय लॉर्ड वेबल थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड वेबल, और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार, इसका निर्माण किसने किया था? क्लीमेंट एटली। आंख बंद कीजिएगा। अंतरिम सरकार का निर्माण क्लीमेंट एटली कब किया था? 1946 में। उस समय के वायसराय लॉर्ड वेबल और
अध्यक्ष भी लॉर्ड वेबल तथा उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अंतिम सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल गृह मंत्री सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री। देखिए कृषि मंत्री याद करने का तरीका है, राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, बिहार में ज़्यादा खेती होता है, तो कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। देखिए लियाकत अली वित्त मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री हो जाएगा। और शिक्षा मंत्री याद कर लीजिएगा राजा गोपालाचारी, शिक्षा मंत्री राजा गोपालाचारी, राजगोपालचारी। चलिए देखिए 1951-52 मतलब आज़ादी के बाद, मतलब 1950 में जब संविधान बना था उसके एक साल बाद चुनाव के फलस्वरूप बनने वाली पहली सरकार में विदेश मंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे तथा शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे। देखिए फिर आता है प्रेस अधिनियम, भारतीय प्रेस का इतिहास। प्रेस का आरंभ सबसे पहले 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में किया था। सबसे पहला अखबार बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया था? जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की 1780 में। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ, किसको? चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फिर आया था भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट। कौन लाया था भाई? लॉर्ड लीटन, ये गलती लिखा गया है लॉर्ड लीटन। कब? 1878 में लेके आया था लॉर्ड लीटन, वर्नाकुलर एक्ट लेकर आया था। यह भारतीय भाषाओं में छापे जाने वाले अखबारों पर लागू होता था और मतलब अंग्रेजी में छपना चाहिए, हिंदी में छपना नहीं चाहिए, यही दूसरा भाषा में नहीं छपना चाहिए, सिर्फ अंग्रेजी में छपना चाहिए। तो सोम प्रकाश को, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की पत्रिका थी जिसका नाम था सोम प्रकाश, उसको खारिज कर दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन अमृत बाजार पत्रिका जो कि था शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लिया था और इसलिए इनका रह गया। और पाइनोर अखबार पहले से इंग्लिश में था इसलिए इसको बढ़ावा देता है वर्नाकुलर एक्ट को। कौन? पाइनर अखबार। कौन? पाइनियर अखबार वर्नाकुलर एक्ट को बढ़ावा देता है। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे पढ़ लेते हैं। और साथ साथ में देखिए वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त किसने किया था भाई? तो लॉर्ड रिपन। इसको स्टार्ट कौन किया था? लिटन। ख़त्म कौन किया? रिपन। रिपन इसको ख़त्म किए थे। कौन? रिपन इसको ख़त्म किए थे। कौन सा? वर्नाकुलर एक्ट कब आया था? 1878 में। कौन लाया था भाई? लॉर्ड लिटन लेकर आया था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब बनते हैं भारत में बने कारखाना अधिनियम। अंग्रेजों ने कारखाना अधिनियम के तहत कर्मचारियों के काम करने की अवधि, उनकी सुविधाएं इत्यादि को निर्धारित किया। क्या? भारत में बने कारखाना अधिनियम। अंग्रेजों ने कारखाना अधिनियम के तहत, कारखाना जो अधिनियम था उसके तहत कर्मचारियों के काम करने की अवधि और जो भी उनको क्या क्या मिलना चाहिए, जैसे कोई काम कर रहा है फैक्ट्री में तो उसको क्या क्या सुविधा देना चाहिए, कितना घंटा काम कर सकता है, इत्यादि चीज़ को निर्धारित करता है सब। कौन? जो फैक्ट्री में काम करता है सब उसको लिए। देखिए तो पहला कारखाना अधिनियम, देखिए पहला कारखाना अधिनियम यह सबसे पहले 1881 में था। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में, यह लॉर्ड रिपन के समय था। उसमें कौन थे? वायसराय लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। इसके द्वारा कार्य करने की अवधि 9 घंटा थी और साथ में 4 दिन की छुट्टी महीना में। क्या था ये? 9 घंटा टाइम, 9 घंटा काम करने की अवधि और महीना में 4 दिन छुट्टी। 1881 पहल का, दूसरा का 1800, देखिए द्वितीय 1800, देखिए 1891 में दूसरा आया था। 1891 में दूसरा, पहला 1881, दूसरा 1891, पहला 1881, दूसरा 1891। यह लेंस डाउन के समय आया था। इसके द्वारा कार्य करने की अधिकतम अवधि 11 घंटे निर्धारित की गई और रात के समय महिलाओं के कार्य करने पर प्रतिबंधित किया गया था। रात में महिलाएं काम नहीं करेंगी। कब आया था द्वितीय कारखाना अधिनियम? 1891 में, पहला 1881 में, मतलब पहला के 10 साल बाद दूसरा वाला आया था 1891 में। चलिए तीसरा देख लेते हैं। देखिए तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में, मतलब 20 साल बाद। देखिए पहले आया था 1881 में। पहले कब आया था? 1881 में, देख लीजिए एक बार। पहला आया था आपका 1881 में और दूसरा आया था 1891 में और तीसरा कब आया? 1911 में। पहला के 10 साल बाद आया था दूसरा, दूसरा के 20 साल बाद आया था तीसरा। याद कीजिएगा तीसरा में क्या था? यह लॉर्ड द्वितीय, ये हार्डिंग द्वितीय के समय आया था और इसके द्वारा कार्य करने की अधिकतम अवधि 12 घंटा निर्धारित की गई थी। मतलब दिन प्रतिदिन घंटा एक के बढ़ा रहा था सब अंग्रेजों। देखिए पहला में कितना था? पहला में आपका 9 घंटा था, दूसरा में आपका 11 घंटा, तीसरा में 12 घंटा। पहला आपका 1881 में आया था। इसमें लॉर्ड रिपन, कौन था? लॉर्ड रिपन। और 9 घंटा पहला में टाइम था, 4 दिन महीना में छुट्टी। दूसरा में 11 घंटा टाइम महिलाओं का रात में काम नहीं करने दे दिया जा रहा था। पहला कब आया था? 1881 में। इस समय के वायसराय लॉर्ड रिपन। दूसरा का
कब आया था? 1891 में। इस समय के वायसराय डाउन, लेंस डाउन। तीसरा कब आया था? 1911 में। इस समय के वायसराय हार्डिंग द्वितीय। 1911 समय के वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय के समय आया था। इसके समय कार्य करने की अधिकतम अवधि 12 घंटा निर्धारित की गई थी। अधिकतम अवधि 12 घंटा। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय आया था। हार्डिंग द्वितीय। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आया था। उसमें टाइम 9 घंटा था और महीना में 4 दिन की छुट्टी मिलता था। किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन। दूसरा का 1891 में लेंस डाउन के समय। 1891 में कौन था? लेंस डाउन। और उसमें क्या था भाई? तो 11 घंटा टाइम बढ़ा दिया गया था। और तीसरा में आपका 1911 20 साल बाद यह हार्डिंग द्वितीय के समय। इसमें कौन था? हार्डिंग द्वितीय के समय आया था। और इसके द्वारा कार्य करने की अधिकतम अवधि 12 घंटा निर्धारित की गई थी। कितना? 12 घंटा। देखिए चौथा आप डेट। चौथा कारखाना अधिनियम 1922 में। चौथा कारखाना अधिनियम कब आया था? 1922 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रेडिंग। कौन था? लॉर्ड रेडिंग। कब आया था? 1922 में। चौथा कारखाना अधिनियम 1922 में। तीसरा कब आया था? 1911। दूसरा कब आया था? 1891। और पहला कब आया था? 1881। पहला 1881, फर्स्ट वाला 1881। दूसरा कब आया था? 1891। तीसरा कब आया था? 1911। चौथा आया था 1922। देखिए पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 वेलिंगटन। पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 वेलिंगटन। पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 वेलिंगटन। 1934 वेलिंगटन। छठा कारखाना अधिनियम 1946, आज़ादी से 1 साल पहले। छठा कारखाना अधिनियम 1946। उसमें कौन था? वेबल। यह भारत का अंतिम कारखाना अधिनियम था। देखिए एक बार फिर से देखिए, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आया था। इस समय लॉर्ड रिपन था। 9 घंटा काम करना था और महीना में 4 दिन की छुट्टी। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में। उसमें लेंस डाउन था। लेंस डाउन 1891 में कौन था? लेंस डाउन। 11 घंटा काम करना था और रात में महिलाओं के काम करने पर रोक था। ठीक है। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911। इसमें हार्डिंग द्वितीय था। हार्डिंग द्वितीय। चौथा कारखाना अधिनियम 1922 में। चौथा कारखाना अधिनियम 1922 में लॉर्ड रेडिंग। चौथा कारखाना अधिनियम 1922 में लॉर्ड रेडिंग। पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 में वेलिंगटन। पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 में वेलिंगटन। छठा कारखाना अधिनियम 1946 में वेबल। चौथा कारखाना अधिनियम 1922 में लॉर्ड रेडिंग। चौथा 1922 में लॉर्ड रेडिंग। चौथा 1922 में लॉर्ड रेडिंग। सहयोग आंदोलन 1920। सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था सहयोग आंदोलन। चौथा कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रेडिंग। चौथा कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रेडिंग। पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 वेलिंगटन। पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 वेलिंगटन। पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 वेलिंगटन। चौथा कब हुआ था? 1922। कौन था? रेडिंग। चौथा कब हुआ था? 1922। कौन था? रेडिंग। पांचवा कब है? 1934। पांचवा 1934। कौन था? वेलिंगटन। कौन? वेलिंगटन। छठा कारखाना अधिनियम 1946। छठा कारखाना अधिनियम 1946। छठा कारखाना अधिनियम 1946 आज़ादी से 1 साल पहले। उस समय कौन था? वेबल। भारत का अंतिम कारखाना अधिनियम था। ये भारत का अंतिम कारखाना अधिनियम